So in this video, let's discuss what are the procedure for reconciliation between cost accounting profit and financial accounting profit. मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है और फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है और उन दोनों को बीच क्या डिफरेंस है और उस डिफरेंस का रीज़न क्या है और कौन कौन सा आइटम हम लोग ऐड करेंगे फिनेंशियल प्रॉफिट के अंदर इफ़ वी टेक प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट एंड सिमिलरली कौन कौन सा आइटम को लेस करेंगे फ्रॉम प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंट, राइट? सो लेट्स सी first and most important, which items are need to be added in profit as per financial account. So first, items of income which are already included in cost account but not in financial account. जो इनकम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऐड हुआ है लेकिन नॉट शोन इन फिनेंशियल अकाउंट, वो सब हम लोग अगर रिकन्सिलिएशन करने जाएंगे तो फिर हम लोग पहले उन आइटम को ऐड करेंगे इफ़ वी टेक प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट. सेकेंड, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच आर इंक्लूडेड इन फिनेंशियल अकाउंट एंड नॉट इन कॉस्ट अकाउंट. मतलब एक्सपेंडिचर फिनेंशियल अकाउंट में ऐड हुआ है एंड बट नॉट अवेलेबल इन कॉस्ट अकाउंट. तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा होगा फिनेंशियल अकाउंट में देन फिनेंशियल अकाउंट का ऑब्वियसली प्रॉफिट लेस हो जाएगा एज कम्पेयर विद कॉस्ट अकाउंट. तो रिकन्सिलिएशन करने के लिए अगेन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड हुआ था फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर और कॉस्ट अकाउंट के अंदर नहीं था, तो फिर वो अमाउंट को ऐड कर देंगे इन प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट में, राइट? देन थर्ड, amounts by which items of income have been shown in excess in cost account over the corresponding entries in financial account. मतलब जो आइटम्स ऑफ इनकम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादा दिखा दिया है आज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंट और इसके वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है आज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंट. तो वहाँ पर क्या होगा, अगेन हम लोगों को क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल फिगर है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, वो सब अगेन हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा इफ़ वी टेक प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, राइट? देन फोर्थ, amounts by which items of expenditure have been shown in excess in financial account over the corresponding entries in cost account. मतलब सिमिलरली जैसे कि इनकम था वैसे अगर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है इन फिनेंशियल अकाउंट ओवर द करस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉस्ट अकाउंट, मतलब एक्सपेंसेस इधर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है और फिनेंशियल अकाउंट के अंदर है, लेकिन फिनेंशियल अकाउंट के अंदर कॉस्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा शो किया गया है आज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंट. तो जो जितना वेरिएंस हो रहा है, जितना एक्सेस वेरिएंस हो रहा है, मतलब जितना एक्सेस एक्सपेंडिचर शो किया गया है फिनेंशियल अकाउंट के अंदर, वो अमाउंट हम लोग अगेन ऐड कर देंगे इफ़ वी टेक प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट इन ऑर्डर टू रिकॉन्सिल विथ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट, राइट? सिमिलरली अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट. अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लेस चार्ज किया गया है आज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंट. अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड अगर लेस चार्ज किया जाएगा तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो एक्सेस हो जाएगा आज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंट, राइट? तो अब रिकन्सिलिएशन करने के लिए अगेन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो जितना अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का अमाउंट हुआ है अगेन इस अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट में ऐड कर देंगे इन ऑर्डर टू रिकॉन्सिल विथ कॉस्टिंग प्रॉफिट, राइट? नेक्स्ट, द अमाउंट बाय व्हिच क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इज ओवरवैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट. द अमाउंट बाय व्हिच क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इज ओवरवैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट. मतलब अगर
जितना अमाउंट ओवर वैल्यूड हुआ है इन कॉस्ट अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा ना, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट विल बी एक्सेस एज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंट। ऑब्वियसली अगर क्लोजिंग स्टॉक का इन्वेंट्री अगर एक्सेस होगा तो फिर प्रॉफिट का इम्पैक्ट आएगा, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो फिर क्या होगा, अगर रिकन्सिलेशन करने जाएंगे तो अगेन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट एक्सेस ओवर वैल्यूड किया गया है इन कॉस्ट अकाउंट, वो सबको अगेन हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा इन फिनेंशियल अकाउंट इन ऑर्डर टू कंपेयर विथ कॉस्ट अकाउंट, राइट। लास्ट, द अमाउंट बाय व्हिच Similarly, the amount by which opening stock of inventory is undervalued in cost account, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री एक्सेस शो किया गया था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो अगेन हम लोगों को क्या करना पड़ा कि उस अमाउंट को हम लोग फिर से प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट के अंदर ऐड कर दिए। सिमिलरली अगर ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यू होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक भी अगर अंडर वैल्यू होता है कॉस्ट अकाउंट में, तो फिर क्या होगा ना, प्रॉफिट एक्सेस हो जाएगा, प्रॉफिट एक्सेस होगा। अगर कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट एक्सेस होगा तो फिर क्या करेंगे, जितना एक्सेस होगा प्रॉफिट वो मतलब उस अमाउंट को फिर से हम लोग प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट में ऐड कर देंगे इन ऑर्डर टू रिकॉन्सिल विथ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट। नाउ कम्स टू items which need to be less from profit as per financial account. First and most important, items of income included in financial account but not in cost account. जो items of income हम फिनेंशियल अकाउंट के अंदर ऐड कर दिए हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं है, वो सब हम लोग इधर प्रॉफिट से लेस कर देंगे। सिमिलरली आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर as interest on capital, rent on own premises, etc., which are included in cost account but not in financial account. जो एक्सपेंडिचर हुआ है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऐड किया गया है लेकिन नॉट इन फिनेंशियल अकाउंट, जो एक्सपेंसेस के वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट लेस हुआ है एज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंट, तो इधर कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को पास जाने के लिए रिकन्सिलेशन में इसको अमाउंट को डाल देना पड़ेगा, मतलब लेस करना पड़ेगा फ्रॉम प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, सो दैट वी कैन रिकन्सिल विथ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट, राइट। देन अमाउंट्स बाय व्हिच आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैव बीन शोन इन एक्सेस इन कॉस्ट अकाउंट एज कंपेयर टू द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन फिनेंशियल अकाउंट। सिमिलरली जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सेस शो किया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मतलब अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अवेलेबल इन फिनेंशियल अकाउंट एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अवेलेबल इन कॉस्ट अकाउंट ऑल्सो, बट देयर इज ए एक्सेस इन कॉस्ट अकाउंट एज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंट। तो जितना एक्सेस अमाउंट इनकर किया गया है इन कॉस्ट अकाउंट उतना लेस कर देंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट से, राइट। सिमिलरली amounts by which items of income have been shown in excess in financial account as compared to the corresponding entries in cost account. Similarly जो items of income shown किया गया है excess in financial account और इसके वजह से क्या हुआ ना, फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट एक्सेस हो गया एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंट, तो अगेन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जितना अमाउंट एक्सेस हुआ है इन फिनेंशियल अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट उतने अमाउंट को हम लोग लेस कर देंगे फ्रॉम प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, राइट। अगेन ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, इसका मीनिंग क्या है, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मतलब एक्सेस एक्सपेंडिचर, एक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अगर हम लोग एक्सेस एक्सपेंडिचर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इनकर किए हैं एज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंट, तो सिमिलरली क्या होगा ना, इसको भी हम लोग लेस कर देंगे इन फिनेंशियल प्रॉफिट, लेस कर देंगे इन फिनेंशियल प्रॉफिट। अगेन
द अमाउंट बाई हुईज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इज अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। जितने अमाउंट ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड हुआ है इन कॉस्ट अकाउंट और जिसके वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट लेस हुआ है एज कंपेयर टू प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, उतना अमाउंट हम लोग लेस कर देंगे फ्रॉम प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, राइट। लास्ट, द अमाउंट बाय व्हिच ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट, और जितना अमाउंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ओवर वैल्यू हुआ है इन कॉस्ट अकाउंट और जिसके वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट लेस हुआ है एज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंट, उतना अमाउंट हम लोग लेस कर देंगे फ्रॉम प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है इलस्ट्रेशन नंबर 5, राइट। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी the net profit of a manufacturing company appeared at rupees 64,500 as per financial record for the year ended 31st December 2016. The cost books, however, showed a net profit of rupees 86,460 for the same period. A careful scrutiny of the figures from both the sets of accounts revealed the following fact. क्या क्या फैक्ट है? Now first, income tax provided in financial book 20,000 only. Bank interest credited in financial account 250. Work overhead under recovered 1,550. Depreciation charged in financial records 5,600. But depreciation recovered in cost account rupees 6,000. Okay. Then administrative overheads over recovered rupees 850 and loss due to obsolescence charged in financial account 2,800. Interest on investment not included in cost account 4,000. Stores adjustment credit in financial book 240 and loss due to depreciation in stock value 3,350। तो हम लोगों को एक रिकन्सिलिएशन बनाना पड़ेगा बिटवीन प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, राइट। तो लेट्स सी स्टेटमेंट शोइंग रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट एज ऑन 31st December 2016। तो प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट गिवन इन क्वेश्चन 64,500 गिवन, राइट। देन हम लोग डिस्कस किए थे कि कौन कौन से आइटम ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट के अंदर। सपोज इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फिनेंशियल बुक ओनली, सो दैट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट रिड्यूस हो गया और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट एक्सेस हो गया। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट जितना था उतना ही रहा, लेकिन फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट लेस हो गया। तो अगेन हम लोग रिकन्सिलिएशन करने के लिए वो जितना अमाउंट इनकम टैक्स फिनेंशियल अकाउंट में लेस हुआ था आज ड्यू टू इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फिनेंशियल अकाउंट, रिकन्सिलिएशन करने के लिए वो सब हम लोग प्योरली ऐड कर देंगे इफ वी टेकन प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, राइट। बिकॉज इनकम टैक्स इज प्योरली ए financial expenses, right? Income tax is purely a financial expenses. So income tax provided in financial books only, वो again add कर देंगे। Then works overhead under recovered, see work overhead under recovered in cost account, right? मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 1,550 का वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड किया गया है, मतलब एक्सपेंसेस लेस चार्ज किया गया है आज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट, राइट। तो क्या करेंगे, अगेन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो आइटम को ऐड कर देंगे इन प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट इन ऑर्डर टू रिकंसिल बिटवीन कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट। देन सिमिलरली लॉस टू ऑब्सोलेंस कंसिडर्ड
in financial account only. Loss to obsolescence considered in financial account only. Loss due to obsolescence charged in financial account. कितना 2800, मतलब इतना लॉस ऑब्सोलेंस हुआ है और वो भी फिनेंशियल अकाउंट के अकाउंट के अंदर ओनली चार्ज किया गया है। इसका इम्पैक्ट कुछ दिया नहीं गया है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग ऐड करना पड़ेगा लॉस 2800। अगेन लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू, मतलब इन स्टॉक वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है आज पर फिनेंशियल अकाउंट के अंदर, लेकिन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है। तो अगेन हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा इन प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल, इफ़ वी टेक प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। तो अगेन हम लोग ऐड कर दिए लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक, राइट। तो इसका वैल्यू हो गया 64,500 प्लस 27,700, ये हो गया 92,200। नाउ कम्स टू which items are need to be less from profit as per financial account. See, bank interest credited in financial book कितना, बैंक इंटरेस्ट 250, ये प्योरली फिनेंशियल इनकम, ये प्योरली फिनेंशियल इनकम, राइट। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फिनेंशियल अकाउंट। तो अगर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है फिनेंशियल अकाउंट के अंदर लेकिन कॉस्टिंग के अंदर नहीं है, तो फिर हम लोग रिकन्सिलिएशन करने के लिए उस अमाउंट को लेस कर देंगे फ्रॉम प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट इन ऑर्डर टू कम टू प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, राइट। अगेन ओवर रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन। ओवर रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे, सी डेप्रिसिएशन इधर चार्ज किया गया है फिनेंशियल अकाउंट के अंदर 5,600, राइट, लेकिन डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट 6,000। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, एक्सेस चार्ज किया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 400 रुपीज़। 6,000 था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डिप्रिसिएशन और फिनेंशियल अकाउंट के अंदर है 5,600। तो ये हो जाएगा ओवर रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन, ओवर रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली, राइट। तो उस अमाउंट को हम लोग लेस कर देंगे इफ़ वी टेक प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, राइट। कितना ओवर रिकवर्ड हुआ है 850, मतलब 850 अमाउंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, मतलब ओवर चार्ज किया गया है कॉस्ट अकाउंट आज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंट, और जिसके वजह से कॉस्टिंग प्रॉफिट लेस हो गया है आज कंपेयर टू फिनेंशियल प्रॉफिट। सो क्या करेंगे, इधर इफ़ वी टेक प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट देन इधर लेस करेंगे फ्रॉम प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, राइट। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक्स। Interest on investment is a purely financial income, purely financial income, right। तो क्या होगा 4,000 अमाउंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडिंग कॉस्ट अकाउंट, मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये इनकम नहीं है, लेकिन फिनेंशियल इनकम मतलब फिनेंशियल अकाउंट के अंदर ये इनकम में ऐड हुआ है। तो फिर फिनेंशियल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होगा आज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो रिकन्सिलिएशन करने के लिए फिर से हम लोगों को लेस करना पड़ेगा फ्रॉम प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। नाउ कम्स टू स्टोर्स एडजस्टमेंट 240। सी हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फिनेंशियल बुक्स ओनली, क्रेडिट इन फिनेंशियल बुक ओनली, मतलब फिनेंशियल बुक के अंदर 240 का एक स्टोर एडजस्टमेंट हुआ है और इसका इनकम ऐड हुआ है फिनेंशियल अकाउंट के अंदर, जिसके वजह से डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट के अंदर। सो अगेन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो 240 को लेस कर देंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट से, राइट। तो फिर आ जाएगा
प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ₹86,460 जो कि दिया गया है. कॉस्ट बुक हाउएवर शो ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹86,460. Right. So this is it all about the procedure for a reconciliation between cost account and financial account. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.